आज मैं आपके साथ जिस कहानी की समरी डिस्कस करूंगी उसका नाम है शर्लक होम्स एंड एडवेंचर ऑफ द सिक्स नेपोलियंस। तो शुरू करते हैं समरी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेंड होम्स के पास एक केस लेकर आते हैं जो बहुत अजीब है। शायद उस केस में कोई मानसिक रूप से बीमार आदमी संलग्न है, शायद कोई पागलपन का शिकार व्यक्ति जो नेपोलियन बोनापार्ट की एक खास तरह की मूर्ति जो सिर्फ आगे कंधे तक ही बनी होती है, जिसे बस्ट मूर्तियाँ कहते हैं, उन्हें एक एक करके तोड़ रहा है। और इस मूर्ति को तोड़ने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है। सबसे पहला केस आता है मोर हडसन की दुकान पे। कैनिंगटन रोड पे उनकी दुकान है। वे अपनी दुकान पे मूर्तियाँ बेचते हैं, पेंटिंग्स बेचते हैं। उनकी दुकान पर ही एक नेपोलियन बोनापार्ट का बस्ट की मूर्ति रखी है। कंधे तक की जो मूर्ति होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से ढली हुई मूर्ति। बहुत महंगी नहीं है, 10-12 सेंट की ही है। वो अपनी दुकान से थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं। जब अंदर आते हैं तो देखते हैं नेपोलियन का वह बस्ट जो था वो टूटा पड़ा है ज़मीन पे, और कोई आदमी बहुत तेज़ी से दुकान के बाहर भागा। वो उसका पीछा भी करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। पुलिस को वो उसकी कंप्लेन करते हैं। दूसरा मामला अगले ही दिन आता है। मोर्स हडसन की दुकान से कुछ ही दूरी पर डॉक्टर बार्नीकॉट का घर है। वो नेपोलियन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उनके घर पे और उनके अस्पताल में उसी तरह की नेपोलियन की प्लास्टर ऑफ पेरिस की बस्ट की मूर्तियां रखी। आश्चर्यजनक रूप से ये दोनों मूर्तियां एक एक करके रात के समय तोड़ के बिल्कुल चकनाचूर कर दी जाती हैं, और डॉक्टर बार्नीकॉट को नहीं मालूम पड़ता कि वो मूर्तियां किसने तोड़ी। वो मूर्तियां उन्होंने वहीं कैनिंगटन रोड पर मोर्स हडसन की दुकान से ही खरीदी थी। पुलिस को यही लगता है कि ज़रूर कोई पागल इस काम में लगा है, जो पागलपन में नेपोलियन बोनापार्ट से शायद बहुत नफरत करता है। इसलिए जहाँ भी उसे वह मूर्ति रखी दिखाई देती है, उस मूर्ति को वो तोड़ डालता है। फिर इसके अगले दिन एक और मामला सामने आता है, लेकिन इस बार वह मामला संगीन है। इस बार मामला हत्या का है। मिस्टर हार्कर, जो कि एक प्रेस रिपोर्टर हैं, उन्होंने 4 महीने पहले हार्डिंग ब्रदर्स से उसी तरह की नेपोलियन की वह मूर्ति खरीदी थी, जो बस्ट मूर्ति थी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई, जैसी 3 मूर्तियां पहले तोड़ी जा चुकी थीं। रात में उन्हें बहुत तेज़ आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि घर की खिड़की खुली हुई है और वहीं टेबल पर जो नेपोलियन की मूर्ति रखी थी वो गायब है। उन्हें आश्चर्य होता है, जो कि वह मूर्ति जो थी वह अधिक मूल्य की नहीं थी। आखिर वो मूर्ति क्यों कोई चुरा के ले जाएगा। जब वह प्रेस रिपोर्टर बाहर दरवाजे के बाहर जाता है, तब वो रास्ते में किसी चीज़ से टकरा जाता है। जब वह देखता है कि वह किस चीज़ से टकराया है, तो वह आश्चर्य से भर जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी की लाश पड़ी थी जो काफ़ी लंबा तगड़ा था, और काफ़ी उसकी त्वचा जो थी वो लग रहा था धूप से जैसे झुलसी हुई है। उसने बहुत ही मैले कपड़े पहने थे। लगभग 30 वर्ष का था। उसके बगल में सींग के आकार का एक चाकू पड़ा था। इस बार जो वह बस्ट था, जो मूर्ति थी, वह कुछ दूर पे, उसके घर से कुछ दूरी पे टूटा हुआ मिला था। वह शायद इसलिए बाहर जाके तोड़ा गया था क्योंकि उस घर के बाहर वहाँ पर काफ़ी रोशनी थी। शायद चोर उस मूर्ति में कुछ ढूंढ रहा था। मरे हुए व्यक्ति की जेब से एक तस्वीर भी मिलती है। तस्वीर में जो आदमी था वो भी काफ़ी लंबा तगड़ा था और उसकी शक्ल काफ़ी डरावनी थी। शर्लॉक वह तस्वीर अपने पास रखते हैं और उसे मोर्स हडसन की दुकान लेके जाते हैं, जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था। वह दुकान वाला उन्हें बताता है कि यह जो तस्वीर है जो शर्लॉक लेकर आए हैं, वो एक इटालियन कारीगर की है, जिसने पिछले सप्ताह ही वहाँ पर काम छोड़ा है। उसका नाम बेपो है। वह एक अच्छा कर्मी था, लेकिन ना जानने क्यों वो अचानक काम छोड़ के चला गया। मोर्स हडसन के पास नेपोलियन की 3 एक जैसी मूर्तियाँ थीं, जिसे उसने गिल्डर एंड कंपनी से खरीदी थीं। ये मूर्तियाँ वहाँ पे बनाई जाती थीं। वहाँ का मालिक शर्लॉक को बताता है कि उसकी फैक्ट्री में एक बार एक ही कास्ट की 6 नेपोलियन की मूर्तियाँ बनी थीं, जो बहुत ही साधारण प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ थीं। उसमें से 3 मूर्तियाँ मोर्स हडसन ने खरीदी थीं। ये बेपो की जो तस्वीर शर्लॉक लेकर आए हैं, वह
उसे पहचान जाता है और बताता है कि बेपो एक बेहतरीन कारीगर था, लेकिन वो थोड़ा गुस्सैल टाइप का आदमी था। 1 वर्ष पहले ही उसने अपने एक कर्मी पे, उसका जो मित्र था, वो भी इटालियन कारीगर था, उसे चाकू मार दिया था। उसका जो वो मित्र था वह मरा तो नहीं था, लेकिन बेपो को 1 साल की सज़ा हो गई थी। ये जो 6 मूर्तियाँ थीं, ये बाकी मूर्तियों से किस तरह अलग थीं, ये वहाँ का मैनेजर भी नहीं जानता था। दरअसल बात ये थी कि ये 6 मूर्तियाँ एक ही कास्ट की बनी हुई थीं, इसीलिए 6 मूर्तियाँ बिल्कुल एक जैसी थीं। और उसके बाद शायद वह कास्ट तोड़ दिया गया हो या उसे वह मूर्तियाँ नहीं बनी हों। मैनेजर शर्लॉक को बताता है कि बेपो का चचेरा भाई भी उसी फैक्ट्री में भी काम करता है। शर्लॉक यह सुन के चौंक जाते हैं, लेकिन मैनेजर को सख्त हिदायत देते हैं कि उसके चचेरे भाई को कोई भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि बेपो की पूछताछ यहाँ की जा रही है। मैनेजर से यह भी मालूम पड़ता है शर्लॉक को कि जब वो मूर्तियाँ बेची गई थीं, उसके कुछ दिन पहले ही बेपो की गिरफ्तारी हो चुकी थी। वो अपने रजिस्टर में देखकर जो 3 मूर्तियाँ बची हुई थी, उनके मालिक का नाम भी बताता है। पहले मालिक तो मिस्टर हार्कर थे, वही रिपोर्टर जहां शर्लॉक अभी होकर आए थे। दूसरे मालिक थे जोशिया ब्राउन और तीसरे थे सैनफोर्ड। मिस्टर हार्कर को शर्लॉक एक आर्टिकल छपने को देते हैं, जिसमें वो यह कहते हैं लिखने को कि ये जो खून हुआ है और ये जो नेपोलियन बोनापार्ट की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं, ये किसी पागल, किसी सनकी आदमी का काम है। शर्लॉक की इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल थी। इससे वह जो खूनी था, वह जो चोर था, वह एकदम इत्मीनान से हो जाएगा कि ये काम तो कोई पागल आदमी कर रहा है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में जा रहा है। जबकि शर्लॉक बहुत अच्छे से जानते थे कि वह आदमी कुछ ढूंढ रहा है और इसीलिए खास तरह की कास्ट की मूर्तियां ही तोड़ी जा रही हैं। वह पागल नहीं है, वह बहुत शातिर है। इधर पुलिस आती है शर्लॉक के पास और बताती है कि वो आदमी जो मारा गया था मिस्टर हार्कर के घर पे, उसका नाम पेत्रो बनर्जी है। उसने एक कैथोलिक क्रॉस पहना हुआ है और शायद वो किसी माफिया से रिलेटेड है। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेन के अकॉर्डिंग ये जो खून हुआ है पेत्रो बनर्जी का और जो ये मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये कोई माफिया का हाथ है इसमें। जबकि शर्लॉक को पूरा यकीन है कि मूर्तियों के पीछे और इस खून के पीछे कोई गहरा राज छुपा है। शर्लॉक के बहुत कहने पे इंस्पेक्टर लेस्ट्रेन उनके साथ लेबरनप नाम की एक जगह पर जाते हैं और अंधेरे में एक घर के बाहर छुपकर बैठ जाते हैं। शाम को ही शर्लॉक ने वॉटसन को एक मेल स्पीड मेल से भेजने के लिए दी थी। वो कहाँ भेजी गई थी, ये हमें आगे मालूम पड़ेगा। सारे बाहर छिपकर बैठे हैं। तभी एक लंबा चौड़ा सा आदमी जो काफ़ी फुर्तीला है, वह अंधेरे में उस घर के अंदर छुप जाता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ की बत्ती जलाता है। फिर खिड़की खुलने की आवाज़ आती है और वह आदमी वही कास्ट की मूर्ति लेकर बाहर की तरफ भागता है। उसे इस बात की भनक तक नहीं लगती कि शर्लॉक, इंस्पेक्टर लेस्ट्रेन, वॉटसन सब उसके पीछे आ रहे हैं। वह उस मूर्ति को तेज़ी से बाहर की तरफ लेके जाता है और एक लैम्प शेड के नीचे जहाँ लाइट है, उसके नीचे उस मूर्ति को ज़ोर से तोड़ता है, बिल्कुल चकनाचूर कर देता है और झुक के उस मूर्ति में जैसे वह कुछ ढूंढने लगता है। तब तक में इंस्पेक्टर लेस्ट्रेन और शर्लॉक उसे पीछे से आके पकड़ लेते हैं, लेकिन वह उन्हें कुछ भी नहीं बताता। वह जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन अपना मुंह नहीं खोलता। लौटने पर शर्लॉक के घर पर सैनफोर्ड नाम के एक आदमी आते हैं। ये वही व्यक्ति हैं, वही आखिरी मूर्ति के दावेदार हैं जिनके पास वह छठी मूर्ति है नेपोलियन की, और वह उस मूर्ति को अपने हाथों में लेकर आए हैं। शर्लॉक उनसे एक साइन कराते हैं पेपर पे, जिससे वो ये इसमें लिखते हैं कि इस मूर्ति का मालिकाना हक अब वो शर्लॉक को देते हैं और इसके बदले में शर्लॉक उन्हें अच्छी खासी कीमत देते हैं, उन्हें 10 पाउंड देते हैं, जबकि उस मूर्ति की कीमत सिर्फ कुछ सेंट्स थी। वो आदमी जो थे सैनफोर्ड, वह बड़ी खुशी खुशी वह मूर्ति बेच के चले जाते हैं। फिर शर्लॉक एक स्टिक लेके आते हैं, उस मूर्ति को एक कपड़ा बिछा के उसे टेबल पे रखते हैं और उस मूर्ति को बहुत तेज़ी से उस स्टिक से तोड़ते हैं। फिर उसमें अपना हाथ फेरने लगते हैं और उनके हाथ में था एक नायाब काला मोती, वो मोती जो शायद दुनिया में बहुत कम ही हैं। शर्लॉक इंस्पेक्टर लेस्ट्रेन को बताते हैं कि कई साल पहले लंदन में डेक्रे नाम के एक होटल में कोलोना के राजकुमार से यह मोती चोरी कर लिया गया था।
तब जो राजकुमार की काम वाली थी उसके ऊपर शक गया था। उसका नाम लुक्रेशिया बनर्जी था और वो पेत्रो बनर्जी वही आदमी जो मारा गया था उसकी बहन थी। लोग बताते हैं कि बेपो भी इन लोग के संग संलग्न था, या तो वह उन लोग से मोती बिछवाना चाहता था या फिर चोरी करना चाहता था। और बेपो ने आखिरकार उस शाम को जब चाकू मारा था पेत्रो बनर्जी को, तो शायद उसने वह मोती चुरा लिया था। उसने मोती तो चुरा लिया, लेकिन पुलिस उसके पीछे लग गई थी, तो उसे मोती को कहीं सेफ जगह छुपाना था। इसीलिए वो अपने कारखाने आता है। वहाँ पर वो 6 कास्ट की नेपोलियन बोनापार्ट की मूर्तियाँ सूख रही थीं। उसमें से एक मूर्ति अभी भी हल्की नम थी। बेपो एक कुशल कारीगर था। वह बहुत सफाई से उस मूर्ति में एक छेद करता है और उस मोती को उसके अंदर छुपा देता है। बाहर से देखने पे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कि किस मूर्ति में वह मोती छुपाया गया था। 1 साल सज़ा पूरी करने के बाद जब बेपो जेल से बाहर आता है तो उसे अब वह मूर्तियाँ चाहिए, लेकिन वो मूर्तियाँ अलग अलग जगह पे बिक चुकी हैं। इस समय उससे काम आता है उसका वह चचेरा भाई, जो अभी भी उस दुकान पे काम करता है जहाँ पे पहले बेपो काम करता था, जहाँ पे वो मूर्तियाँ बनाई गई थीं। वह रजिस्टर में देख के बेपो को सारी मूर्तियों के जो खरीदार थे उनका पता बताता है और बेपो एक एक करके वहाँ पे जाता है उनके घरों में मूर्तियाँ चुराने के लिए। लेकिन जब वो चौथी मूर्ति मिस्टर हार्कर के घर चुराना चाहता था, तब उसका सामना पेत्रो बनर्जी से हो जाता है। पेत्रो बनर्जी मारा जाता है। अब सवाल था कि पेत्रो बनर्जी भला बेपो की तस्वीर अपनी पॉकेट में लेके क्यों घूम रहा था। वो शायद इसलिए कि वह जानता था कि वह बेपो ही है जो यह मूर्तियाँ तोड़ रहा है। उसे शक हो चुका था कि वह काला मोती वो किसी मूर्ति में शायद उसने छुपा के रखा है। इसीलिए वो जगह जगह बेपो की फ़ोटो लोगों को दिखा के पूछता होगा कि क्या किसी ने बेपो को देखा है। इस तरह से वो नायाब काला मोती मिलता है। शर्लॉक होम्स बहुत बखूबी से इस केस को सॉल्व करते हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।